इंडियन रेलवे सिस्टम, जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। 12,000 से ज़्यादा ट्रेन है हमारे पास। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे पास है। इंडियन रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है कि एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन को मूव करा सकता है, सिर्फ एक दिन में। इंडिया के अंदर 23 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर रेलवे की सिक्योरिटी सबसे पहले आ जाती है। और ऐसे में जब उड़ीसा जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो फिर क्वेश्चन उठते हैं कि इंडियन रेलवे सिस्टम आखिर कितना सिक्योर है। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम हमारे कवर सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया, और ये सारी चीज़ें हुई किसकी गलती से? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। बालासोर ओडिशा के बालासोर ने हाल ही में भयानक ट्रेन हादसे का दंश झेला। बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तस्वीर वायरल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। देखिए, ये है इंडिया का मैप। इसके अंदर उड़ीसा के अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब देखिए, होता ये है कि 2 जून 2023 को 3:20 पर ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है, और इस ट्रेन को अगले दिन यानी कि 3 जून 2023 को 4:50 पर चेन्नई पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12864 जिसका नाम है हावड़ा एक्सप्रेस, ये बेंगलोर से एक दिन पहले यानी कि 1 जून 2023 को 10:35 पर ऑलरेडी बेंगलोर से निकल चुकी होती है, और उसको 2 जून 2023 को शाम को वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन पर पहुंचना था। अब देखिए, दोनों ट्रेनों की टाइमिंग ऐसी थी कि ये दोनों ट्रेन बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर मिलती ही नहीं, लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट हो जाने की वजह से इन दोनों ट्रेन की जो टाइमिंग थी बहनागा स्टेशन पर पहुंचने की, वो सेम हो जाती है। ये दोनों ट्रेन्स अपने अपने टाइम से निकलती हैं और दोनों ही ट्रेन्स को बहनागा स्टेशन पर रुकना ही नहीं था। और जब ट्रेन्स को रुकना ही नहीं होता है स्टेशन पर, तो वो अपनी फुल स्पीड से स्टेशन क्रॉस करती हैं ताकि पैसेंजर चढ़ने की कोशिश नहीं करें। इसलिए दोनों ट्रेन्स की स्पीड बहुत तेज़ थी। तो 6:50 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस स्टेशन के करीब पहुंचती है। इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 4 रेल ट्रैक थे, जिनमें से 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अब ये अप लाइन और डाउन लाइन क्या होता है और ये लूप लाइन क्या होता है? देखिए, हर एक ट्रेन का हेड क्वार्टर होता है जो ट्रेन पर लिखा हुआ भी होता है। मान लो किसी ट्रेन का हेड क्वार्टर हावड़ा है और वो ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है, तो वो डाउन ट्रेन हो गई। और जब वो न्यू दिल्ली से हावड़ा आ रही होगी तो वो अप ट्रेन हो जाएगी। जब कोई ट्रेन अपने हेड क्वार्टर से दूर जा रही होती है तो उस टाइम पर वो डाउन ट्रेन हो जाती है, और जब वापस आ रही होती है तो वो अप ट्रेन हो जाती है। जो डाउन ट्रेन होती हैं जनरली जिन ट्रेन का नंबर ओड होता है, और जिन ट्रेन्स का नंबर एवन होता है वो अप ट्रेन्स होती हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन्स एक टाइम पर आ रही होती हैं, तो उस केस के लिए रेलवे ने लूप लाइन भी बना रखी है। मान लीजिए एक तरफ से ट्रेन ए आ रही है और दूसरी तरफ से ट्रेन बी सेम ट्रैक पर आ रही है, तो उनके बीच में एक्सीडेंट ना हो इसलिए ट्रेन ए लूप लाइन पर शिफ्ट हो जाएगी, और ट्रेन बी जब निकल जाएगी तो थोड़ी देर बाद ट्रेन ए मेन ट्रैक पर वापस आ जाएगी। लूप लाइन की जो लेंथ है लगभग 650 मीटर होती है, और इस लूप लाइन में एक फॉलिंग मार्क होता है जिस पर आकर ट्रेन रुकती है। तो बहनागा स्टेशन पर भी यही टोटल 4 ट्रैक थे। इसमें से ये अप लाइन ट्रैक, ये डाउन लाइन ट्रैक, और इनके बगल में ये जो डाउन लूप लाइन है, अप लूप लाइन है, इन पर मालगाड़ी खड़ी थी। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और ये लूप लाइन की तरफ चली जाती है जहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, और उससे टकरा जाती है। टकराने के बाद 21 डिब्बे हवा में उछल जाते हैं, और उसमें से 3 डब्बे उछलकर दूसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बों पर जाकर लगते हैं। ये जो 5 डिब्बे थे इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर थे और हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर थे और इस एक्सीडेंट की वजह से अभी तक 288 लोगों की जान चली गई है और 803 इंजर्ड हैं। जो इस एक्सीडेंट के सर्वाइवर हैं उनका कहना है कि ट्रेन सैकड़ों मिग्रेंट, लेबर्स, स्टूडेंट और डेली वेजेस वर्कर से भरी पड़ी थी। शशवात गुप्ता जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहे थे, उनके हिसाब से कोच 90 डिग्री तक हवा में उछल गया था। करीब 7 बजे शाम को ये एक्सीडेंट होता है। उसके कुछ देर बाद ही NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 9 टीमें जिसमें से 300 रिक्रूट्स थे वो वहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर में मेडिकल ट्रेन्स भी वहां पर पहुंच जाती हैं और सबसे बढ़िया काम वहां के लोकल्स ने किया। उस एरिया में तुरंत पहुंचकर लोगों की हेल्प की। 900 लोगों को बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया। एक रात के अंदर करीब 500 यूनिट का ब्लड कलेक्ट किया गया। अब देखिए ये सारी बात इस पर आकर अटकती है, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे और कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर कैसे आ गई। देखिए अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक से हट के लूप लाइन पर नहीं जाती तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोको पायलट यानी कि ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी गलती की वजह से दूसरे ट्रैक पर चली गई। ट्रेन के ड्राइवर के हाथ में ट्रेन का रूट चेंज करना या डायरेक्शन देना नहीं होता है। जो स्टीयरिंग भी आप देखते हो ट्रेन के अंदर, ये सिर्फ स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। एक्चुअली में ट्रेन की डायरेक्शन स्टेशन के ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। इस पूरे केस में ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट 3 दिन बाद रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने भी कंफर्म की, उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से बात की, वो अभी सेफ है। उसने भी कंफर्म किया कि उसको ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और ये ग्रीन सिग्नल की हम बात क्यों कर रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। और उसने कंफर्म किया कि उसको उस ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था और ये चीज़ स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कंफर्म हुई। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसके 2 दिन बाद रेलवे ऑफिशियल ने इकोनॉमिक टाइम को बताया कि सिग्नलिंग की वजह से ये हादसा हुआ। उसके अगले दिन रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिग्नलिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है। और सेम डे संदीप माथुर जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिग्नलिंग हैं, उन्होंने भी इंडिकेशन दिए ये सिग्नलिंग एरर हो सकता है। और यही नहीं, उसके नेक्स्ट डे 2 रेलवे ऑफिसर की ऑडियो लीक हुई, उसमें भी इसी एरर की बात हुई। जो ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सीम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या मैंने क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स लूप लाइन, बट सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है। और 7 जून 2023 को हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने भी कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। अब देखिए ये सिग्नलिंग एरर क्या होता है, ट्रेन फंक्शन कैसे करती है, इन सब को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को समझना होगा और उससे भी पहले ये समझना होगा कि पूरे स्टेशन का रेलवे मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए जब रेलवे स्टेशन के पास आती है या किसी क्रॉसिंग पर पहुंचती है तो वहां पर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पे अलग अलग ट्रेन्स अलग अलग जगह से ट्रैवल करके आ रही होती है। कोई ट्रेन पहुंच रही होती है, किसी ट्रेन को कुछ देर रुकना होता है स्टेशन पर, इसलिए स्टेशन पर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और एक स्टेशन पर कितने रेल ट्रैक होंगे ये डिपेंड करता है कि स्टेशन कितना बड़ा है और वहां पर कितनी ट्रेन आ रही है और रेलवे स्टेशन पर कौन सी ट्रेन डायरेक्ट निकल जाएगी, कौन सी ट्रेन उस स्टेशन की लूप लाइन से जाएगी या लूप लाइन पर रुकेगी या कौन सी ट्रेन स्टेशन की क्रॉसिंग पर वेट करेगी। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जो आप देख रहे हैं, जहां से ट्रेन ट्रैक चेंज करती है। इसको पॉइंट कहते हैं और इसके बीच में ये ट्रैक हिलता हुआ देख रहे हैं, इसको पॉइंट मशीन से एडजस्ट करके ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है। देखिए जब ये जुड़ जा रहा है तो सीधा जा रही है और जब ये हट जा रहा है तो ट्रेन ट्रैक चेंज कर दे रही है। तो इसको जोड़ने और हटाने के लिए पॉइंट मशीन का यूज होता है। पहले इस पॉइंट मशीन की जगह मैनुअली एक आदमी लीवर को
एडजस्ट करके ट्रैक चेंज करता था। लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी इशू की वजह से कहीं कोई आदमी आकर छेड़छाड़ न कर दे, इसलिए तो लीवर सिस्टम को कैबिन में शिफ्ट कर दिया गया। इन लीवर के थ्रू जो आदमी ट्रैक चेंज करता है उसको पॉइंट मैन बोलते हैं। रेलवे स्टेशन से सारे रूट को एनालाइज करके ये जो पॉइंट मैन है इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और पॉइंट मैन देखता है कि वहाँ पर रूट खाली है या नहीं है, या फिर कोई ट्रेन खड़ी है वहाँ पर, और उसके बाद वो लीवर से ट्रैक चेंज करता है और हरा झंडा या लाल झंडा जो ज़रूरत होती है वो दिखा देता है और ट्रेन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अभी भी ये इंडिया के कुछ स्टेशन में यूज़ होता है। करीब 100 ऐसे स्टेशन हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे ये पुराना मेथड यूज़ होता है, लेकिन बाकी सब जगहों पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का भी सेम काम है। ये सिस्टम ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी इसको मैनेज करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं जो ट्रेन के रूट पर डिसीजन लेती हैं। पहला होता है ट्रैक सर्किट, दूसरा होता है पॉइंट स्विच, तीसरा होता है सिग्नल। पहले जैसे पॉइंट मैन मैनुअली देखता था कि ट्रैक खाली है कि नहीं है, उसकी जगह पर अब आ गया है ट्रैक सर्किट। यह रेलवे ट्रैक के बीच में लग जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इसका काम ये बताना होता है कि ट्रैक खाली है कि नहीं। बेसिकली जो ट्रेन के पहिए होते हैं उनके एक्सल गिन के बता देता है कि कितने पहिए उस ट्रैक से पास हुए हैं और इससे ये पता चल जाता है कि ट्रैक पर ट्रेन है या फिर चली गई। अब देखिए, अब इंडियन रेलवे को शुरू हुए 150 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस दौरान रेलवे ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके बहुत प्रोग्रेस भी किए हैं। सिर्फ एक ट्रेन से लेकर आज लगभग 22,000 रखने तक का इंडियन रेलवे का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में दूसरी चीज़ होती है पॉइंट स्विच। पहले पॉइंट मैन लीवर से मैन्युअली ट्रैक चेंज करता था ट्रेन के लिए, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली खुद एडजस्ट हो जाता है पॉइंट मशीन के थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तीसरी चीज़ होती है सिग्नल। जब ट्रेन 2 किलोमीटर दूर होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक सर्किट और पॉइंट स्विच से सब कंफर्म करके लोकोमोटिव पायलट ट्रेन के ड्राइवर को बता देता है कि लूप लाइन जब आएगी तो ट्रैक चेंज करना है या फिर नहीं करना है, या फिर सीधे ट्रैक पर चले जाना है। अच्छा, आपने ट्रेन के आसपास या फिर रेलवे ट्रैक के आसपास सिग्नल ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जब रेलवे स्टेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके पास जो सिग्नल होता है वो बाकी सिग्नल से अलग होता है, उसको होम सिग्नल बोला जाता है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AKN नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।